हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल ज्योग्राफी या ज्योग्राफिकल टेक्निक्स जो आपका यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके अलावा झारखंड पीजीटी में भी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है आपका, और एमपी वर्ग 1 में भी आपका प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है। इसके अलावा राजस्थान का जो ग्रेड 1 का आप लोगों का एग्ज़ाम होता है वहाँ पे भी आपका प्रैक्टिकल ज्योग्राफी इंक्लूड है। ठीक है, तो उन सभी पेपर्स को यहाँ पे ध्यान रखते हुए, उनके सिलेबस को ध्यान रखते हुए हम लोग यहाँ पे 10 प्रश्नों को सिलेक्ट किए हैं और इन 10 प्रश्नों का डिटेल्ड आंसर भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसका पीडीएफ भी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। हालांकि पीडीएफ पहले ही हमने ग्रुप में शेयर कर दिया है। इसके अलावा टेलीग्राम पे भी पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना होगा तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर करके। ठीक है, इसका ऑफिशियल चैनल के नाम से वहाँ मिल जाएगा, आपको वो भी मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है इसके बारे में जानते हैं। पहला दिया है, देखिए, रास्टर मॉडल divides entire area into regular grids in a specific sequence. It is generally sequenced row by row from top to right corner, टॉप टू लेफ्ट कॉर्नर, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर या सेंटर। यानी कि जो रास्टर डेटा है, ठीक है, रास्टर और वेक्टर दो चीज़ों के बारे में आपने जाना ही होगा, क्योंकि ये जो रास्टर और वेक्टर है डेटा, ये आपका हर पूछा जाता है रास्टर और वेक्टर डेटा। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है जो आपका रास्टर डेटा है ये एक ग्रिड के रूप में विभाजित किया जाता है। इसमें पूछ रहा है कि ये किस तरह से इसको डिवाइड किया जाता है, यानी इसको जो है किस सीक्वेंस में रखा जाता है। रो बाई रो जो रखा जाता है, जैसे ये आपका कॉलम हो गया और इधर आपका क्या हो गया, ये आपका रो होता है। जैसे एक साड़ी यदि हम लोग बनाए, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये जो है, ये क्या होता है, ये आपका कॉलम होता है, ये जो है आपके रो होते हैं, पंक्तियां होंगी, ये आपका क्या होगा, स्तंभ हो। तो वही यहाँ कह रहा है कि रो बाई रो फ्रॉम, यानी रो बाई रो से ये डिवाइड होता है। तो ये कहाँ से कहाँ तक, टॉप टू टॉप राइट कॉर्नर यानी ऊपरी दाएं कोने से शुरू किया जाता है, या ऊपरी बाएं कोने से, या निचला बाएं कोना, या केंद्र से चालू करते हैं। ठीक है, तो इसको कहाँ से चालू करते हैं, इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा रास्टर डेटा का, तो इसमें आपका ऊपरी बायां कोना, ठीक है, यानी कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर से यहाँ पे चालू किया जाता है। अब देखिए, इसका डिटेल्ड आंसर में हम लोग आ जाएंगे। यहाँ पे आपका पूरा फिगर सेट दिया गया है, ये दिख रहा है ना आपको। ये देखिए आपका रास्टर डेटा का फॉर्मेट है, और ये क्या है, ये आपके कॉलम है, ये क्या है आपका, ये रो है। अब देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, ये एरिया जो पॉलीगन के रूप में भी, ये लाइन के रूप में शो किया गया, ये पॉइंट के रूप में शो किया गया। इधर जो है, यानी ये क्या है, ये रो है, ये ऊपर वाला ये सीधे सीधे जो है ये कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि जो रास्टर डेटा है इसको पूरे क्षेत्र के एक विशिष्ट नियमित जाल के रूप में विभाजित करता ही है, आमतौर पर ऊपरी बाएं कोने से पंक्ति दर पंक्ति, यानी रो बाई रो, ऊपरी बायां कोना। तो यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, तो यानी कि लेफ्ट से यहाँ से स्टार्ट किया जाता है। तो यहाँ पे ये है नहीं, तो यहाँ पे है, तो ये आपका शुरू में। इधर देखिए, यहाँ पे पहला जो ये ग्रिड बनाया गया, ये बाएं से आपका फिर यहाँ पे बढ़ते हुए बनाया गया है। ठीक है, तो वही यहाँ पे कह रहा है, और इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आस्काई कोड यहाँ पे आपने पढ़ा ही होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड है ये। आस्की कोड के रूप में इसे कोडित किया जाता है। डिजिटल उन्नयन मॉडल जो डेम है, ठीक है, डेम, कक्ष दर कक्ष तथ्य संरचना का उपयोग करके पड़ोसी उन्नयन मान शायद ही कभी इनके समान होते हैं। सैटेलाइट इमेज भी तथ्य संग्रहण के लिए इस विधि। अब देखिए इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ये भी थोड़ा समझ लीजिए। सैटेलाइट इमेजेस में, और रास्टर जीआईएस प्रारूप का लाभ जो रिमोट सेंसिंग छवियों के साथ अंतरफलक करने, यानी रिमोट सेंसिंग जो आप इमेजेस प्राप्त करते हैं उसमें भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बफर प्रॉक्सिमिटी और कंप्यूटर की सत्यता या असत्यता का परीक्षण के लिए भी किया जाता है। रिमोट सेंसिंग डेटा की रेखापुंज तथ्य प्रारूप उपयुक्त होते हैं। देखिए ये प्रश्न पूछा गया, रिमोट सेंसिंग में किस डाटा का यूज किया जाता है, रास्टर या वेक्टर डाटा। ठीक है, स्क्रीन पर समझना, पढ़ना, लिखना, ये सभी क्या है, ये रास्टर। अब जैसे कि आपका इमेज है, फोटो, जब आप फोटो को खूब ज़्यादा जूम कर लीजिए, ठीक है, जूम करेंगे तो आपको दिखेगा पिक्सल। तो यही पिक्सल क्या है, यहाँ पे आपके कॉलम और रो होते हैं। ठीक है, यही पिक्सल यहाँ पे आपका रास्टर और वेक्टर डेटा के रूप में होता है। तो ये रास्टर डेटा होता है इमेज। यहाँ देखिए दिया गया है सैटेलाइट इमेजेस जो है इसमें आएंगे। दूसरा प्रश्न देखिए दिया गया, हु एमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द लॉ ऑफ ड्रेनेज डेंसिटी फर्स्ट, यानी कि जो ड्रेनेज डेंसिटी है, अपवाह घनत्व, ठीक है,
या जल निकासी घनत्व, बेसिन घनत्व। तो इसका नियम पहली बार किसने दिया? स्टॉलर ने दिया, हॉर्टन ने दिया, श्रेव ने दिया या चोर्ले ने दिया। तो देखिए, यदि आप यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, ठीक है, ज्योग्राफी से आप देना चाह रहे हैं तो आप निश्चित तौर पे ऐप को डाउनलोड करिए। आप ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर या जीएस बाय दिवाकर सर करके सर्च करेंगे तो भी आपको जो है प्ले स्टोर पे ऐप मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करिए। हमें यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ठीक है, लिंक्डइन पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो यानी कि आप कहीं भी इसको देख सकते हैं। इसके अलावा इस पे ब्लॉग भी है, तो आप ब्लॉगर के रूप में भी यहाँ पे देख सकते हैं। उस पे आपको एनसीईआरटी के टोटल एमसीक्यू मिल जाएंगे, यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न दिया गया, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द लॉ ऑफ ड्रेनेज डेंसिटी फर्स्ट। तो ड्रेनेज डेंसिटी को पहली बार किसने जो है ये इंट्रोड्यूस किया? तो ये हार्टन ने इंट्रोड्यूस किया था। इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए यहाँ पे, ठीक है। जो यहाँ पे ड्रेनेज डेंसिटी है यानी जल निकासी घनत्व है, देखिए हिंदी जो है यहाँ पे प्योर हिंदी है। ड्रेनेज डेंसिटी है ये आपका प्रति इकाई क्षेत्र में जो जलधारा होती है उसके चैनल की लंबाई की माप को ये बताती है। इसका गणितीय रूप में देखिए आपका क्या होता है, ड्रेनेज डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, धारा की जो लंबाई, ठीक है, जो जलधारा है उसकी लंबाई और टोटल जो बेसिन का एरिया है, ठीक है, बेसिन का क्षेत्र एरिया जो क्षेत्रफल है उससे आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या निकल जाएगा, जो ड्रेनेज डेंसिटी है वो आपको निकल जाएगी, ठीक है। यह यानी एक जल निकासी बेसिन भूमि सतह पर धारा चैनल की लंबाई से सूखा जाता है। यानी कि अब देखिए यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट है, अमेरिकी हाइड्रोलिक इंजीनियर और हाइड्रोलॉजिस्ट रॉबर्ट ई हार्टन ने ड्रेनेज डेंसिटी नेटवर्क, ठीक है, ड्रेनेज नेटवर्क और डेंसिटी का विश्लेषण करने के लिए मात्रात्मक विधि स्थापित करने वाले पहले व्यक्ति। ये भी ध्यान रखिएगा किस तरह की ये विधि है, ये आपका मात्रात्मक विधि है, यानी कि इसमें मैथमेटिकल यूज किया गया है, ठीक है। 1940 के दशक की शुरुआत में विकसित हुआ था। जो धाराक्रम है, धाराओं को श्रेणीबद्ध के रूप में ये रैंक करता है। 45 में जो हार्टन ने क्या किया, धाराक्रम, ठीक है, धारा की संख्या, लंबाई और जो ड्रेनेज एरिया था, ठीक है, उससे क्या बनाया, ड्रेनेज नेटवर्क बनाया और इसे जो है इन्होंने डेवलप किया। हार्टन्स कानून जैसा कि वे ज्ञात हो गए, बाद में क्या किया गया, इसको संशोधित किया गया और विकसित किया गया। क्योंकि देखिए ये जो आपका हिंदी किया गया है ये इंग्लिश का हिंदी वर्जन जो है ट्रांसलेट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इसलिए बहुत ज़्यादा प्योर हिंदी आ गई है। इसका मतलब यही जो एक बेसिक चीज़ यही थी कि ड्रेनेज डेंसिटी जब आपको पूछा जाएगा निकालने के लिए, पहली बार किसने किया, कब किया, 1945 में किया, ठीक है। और सब यहाँ पे आप जो है पढ़ लीजिएगा, इससे क्या फ़ायदे हैं यहाँ पे देखिए आपका पूरा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। मेरा टारगेट यहाँ पे है कि 10 क्वेश्चन कम से कम टाइम में कंप्लीट करने का, और यहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन उसको देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे स्टेटमेंट एक दिया है कि ग्रिड सेल सिस्टम आर वेरी कंफर्टेबल विद रास्टर बेस्ड आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। कह रहा है कि जो ग्रिड सेल है या रास्टर बेस्ड है, ठीक है, ग्रिड सेल प्रणाली जो है ये रेखा पुंज आधारित डिवाइस के साथ बहुसंगत है। यानी कि सिस्टम आज वेरी कंफर्टेबल विद रास्टर बेस्ड आउटपुट डिवाइस, ये आपका राइट है, क्योंकि जो ग्रिड सेल सिस्टम है उसमें आपका रास्टर बेस्ड वो आउटपुट डिवाइसेस में यूज किया जाता है। ग्रिड का मतलब क्या हुआ, ये आपका कॉलम और रो का जाल होता है ये ग्रिड, ठीक है। अगला देखिए स्टेटमेंट 2 दिया है जो कि वेक्टर यूज मैक्सिमम स्पेसेस ऑफ स्टोरेज ऑफ स्पेशियल डेटा, यानी कि जो वेक्टर डेटा होता है वो स्थानिक तथ्यों के भंडारण के लिए अधिकतम स्थान का उपयोग करता है, यानी बहुत ज़्यादा ये प्लेस को ग्रहण करता है, कौन, वेक्टर डेटा। तो ये आपका बहुत ज़्यादा स्पेशियल डेटा को एब्जॉर्ब नहीं करता है, इसलिए ये आपका गलत है। इसमें कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। कैसे गलत है कैसे सही है आगे मिल जाएगा। चलिए, जो ग्रिड सेल सिस्टम है ये आपका रास्टर डेटाबेस जो है ये आउटपुट डिवाइस के साथ बहुसंगत है। क्यों, क्योंकि यह है ग्रिड सेल प्रणाली जो है, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लास्टर और ग्राफिक टर्मिनल के रूप में इसको बहुसंगत के रूप में दिखाया गया है। जैसे आपका रास्टर डेटा मॉडल जो है ये असतत बिंदु आपने देखा था वहाँ पे पॉलीगन के रूप में, पॉइंट के रूप में, रेखा के रूप में,
ठीक है, सुविधा के अनुसार, यानी कि ये अपने अकॉर्डिंग वो ग्रहण कर लेता है, लेकिन पिक्सल के आकार और इनकी नियमित ग्रिड फॉर्म पद्धति प्रकृति द्वारा सीमित है। तो पिक्सल का यहाँ पे जो आकार है वो क्या है, एक लिमिटेड है। एक बिंदु का मान निकटतम पिक्सल को सौंपा और दर्शाया जाएगा। इस तरह एक रैखिक विशेषता को कनेक्टेड पिक्सल की एक श्रृंखला द्वारा दर्शाया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए पहला कथन सही है। दूसरा देखिए गलत क्यों है, क्योंकि वेक्टर डेटा जो है ये संरचना में अधिक सुसंगठित होते हैं, इसलिए फाइल का आकार आमतौर पर उनके रेखापुंज समकक्षों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। यानी कि जो रास्टर डेटा होता है उसकी अपेक्षा जो वेक्टर डेटा होता है ये क्या होता है, छोटी फाइल यहाँ पे होती है, क्योंकि ये आपका क्या होता है, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, बहुत अधिक जो है सुसंगठित होते हैं। ठीक है, इसीलिए ये छोटे होते हैं। यद्यपि आधुनिक कंप्यूटरों की क्षमता ने छोटे फाइलों के आकार को बनाए रखने के महत्व को कम कर दिया है। वेक्टर डेटा को अक्सर रास्टर डेटा की तुलना में कंप्यूटर संग्रहण स्थान के एक अंश की आवश्यकता होती है। यानी कि जो रास्टर डेटा होता है ये ज़्यादा प्लेस लेता है, जो वेक्टर डेटा होता है ये कम प्लेस लेता है। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, एक वेक्टर की जगह यदि यहाँ पर रास्टर हो जाता तो दोनों कथन सही होते। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। थोड़ा सा अब रास्टर के बारे में समझ लीजिए कि रास्टर जो है ये ग्रिड के रूप में होता है। मानचित्र पर जैसे पिक्सल है, ठीक है, उसके रूप में इसको प्रस्तुत किया जाता है। दो तरह के होते हैं, एक सतत या असतत। असतत जो रास्टर डेटा होता है इसमें आपका जैसे जनघनत्व निकालना हुआ, ठीक है, और जो निरंतर डेटा में आपका टेम्परेचर है, ऊंचाई की माप आप कर रहे हैं, तो ये आपका इसमें आता है। इसमें जो डाटा सेट होता है 3 प्रकार का होता है, विषयगत, वर्णक्रमीय और इमेजिनरी, यानी इमेज वगैरह है, आंख मूंद के लगाइए रास्टर। वेक्टर में आ जाइए। वेक्टर डेटा क्या करता है कि ये डेटा जो है विशेष बिंदुओं, रेखाओं और बहुभुजों के संग्रह के रूप में संग्रहित किया जाता है, समन्वय जोड़े के रूप में दर्ज किए गए अलग अलग बिंदुओं को। ठीक है, तो यानी वेक्टर डेटा जो है ये सबसे बुनियादी स्तर पे बनाया जाता है, बहुत बेसिक लेवल पे बनाया जाता है। ये एरिया बहुत कम लेता है, जबकि रास्टर डेटा बड़ा एरिया ग्रहण करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं 4 नंबर। ऋणात्मक विषम वितरण के मामले में, यानी इन केस ऑफ नेगेटिवली स्किप डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? माध्य है, माध्यिका है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो ऋणात्मक विषम वितरण है तो ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यानी बढ़ोतरी या घटोतरी में या बराबर, कहाँ पे आपका ये रहेगा। ठीक है, माध्य, माध्यिका, बहुलक है, और दिया गया है यहाँ पे माध्य, बहुलक और माध्य है। ये आपका माध्य, बहुलक और ये माध्यिका होनी चाहिए थी। ठीक है, और यहाँ पे बहुलक, माध्यिका, माध्य है, माध्य, माध्यिका और बहुलक है। ठीक है, यानी मीन, मोड, मीन, मीडियन, मोड है, मीडियन, मोड, मीन है। तो इसमें देखिए आपका क्या होता है कि सबसे ज्यादा जो ये वितरण के मामलों में हम लोग बात करें तो राइट आंसर आपका होगा मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी माध्य, माध्यिका और बहुलक। अब कैसे होगा आगे देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए कोई भी वितरण जिसमें केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का क्रम माध्य, माध्यिका, बहुलक और नकारात्मक रूप में ये क्या करता है, ये विषम वितरण में नकारात्मक विषमता गुणांक का पालन भी करता है। क्योंकि ये आपका देखिए तिरछा वितरण को बाएं तिरछा वितरण के रूप में जाना जाता है। देखिए एक आपका प्योर हिंदी है। ठीक है, जो आपका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन पूछा गया है तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यहाँ पे वितरण के रूप में जाना जाता है। एक प्रश्न यहाँ पे आपका यूजीसी में यही पूछा गया था। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए ये क्या है, आपका मीन है, ये आपका मीडियन है, ये आपका क्या है, मोड है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि जैसे आप बाएं से इधर आएंगे तो ये क्या होगा, इनके जो वितरण है ये बाईं ओर क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, और सांख्यिकीयविद उन्हें क्या करते हैं, नकारात्मक रूप में इसे तिरछा कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इस तरह से रहेगा। और प्रश्न आपसे पूछा गया कई बार, यही वाला सेम आपका जो है यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर सॉल्व करिएगा तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, यही सेम देखिए पूछा गया है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे लिस्ट 1 और 2 को मैच कराना है। ये आपका जो ऑर्बिट है और इधर आपका दिया गया है उससे संबंधित तथ्य है। ठीक है, ध्रुवीय कक्षा की हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें आपका जो पोलर ऑर्बिट होता है, ठीक है, वो कितनी ऊंचाई पे होता है, तो पोलर ऑर्बिट लगभग ये आपका 600 से 1000 किलोमीटर के आसपास होता है, यानी कि आपका
का 2 होगा। और जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं ये आपका 36,000 किलोमीटर, ठीक है, जियो स्टेशनरी। और रडार की हम लोग बात करें, रडार कितने ऊंचाई पे ये आपका प्रक्षेपित या वहां तक, ये आपका रिमोट सेंसिंग से संबंधित है, यानी कि एक्टिव रिमोट सेंसिंग जो है ये आपका रडार से रिलेट करता है। और पैन ये आपका जो है सिंगल चैनल डिटेक्टर होता है पैन। इसमें आपका जो है ए का 2 हो जाएगा, ए का 2 देखिए, ये थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। ध्रुवीय कक्षा ये आपका पृथ्वी की निम्न कक्षा का एक प्रकार है, क्योंकि वे 200 से लेके 1000 किलोमीटर के बीच कम ऊंचाई पर होती है, इसीलिए इसको सूर्य तुल्यकालिक कक्षा, ठीक है, यानी एसएसओ इसको कहते हैं। एक विशेष प्रकार की ध्रुवीय कक्षा होती है। एसएसओ में क्या होता है, इसमें उपग्रह ध्रुवीय क्षेत्रों में यात्रा करते हुए सूर्य के साथ समकालिक होते हैं। यानी कि आपसे पूछा जाए कि एसएसओ पे जो उपग्रह कितनी ऊंचाई पे होते हैं, या सूर्य समकालिक कक्षा में एक उपग्रह कितनी ऊंचाई पे होता है, तो ये आपका देखिए यहाँ पे 600 से 1000 जो है कितने पे होगा, लगभग ये देखिए आपका 800 किलोमीटर एक एवरेज माना गया है। ये लगभग 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ध्रुवीय कक्षा को सूर्य समकालिक कक्षा भी कहते हैं, ठीक है, एसएसओ। भू स्थिर कक्षा की हम लोग बात करें, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की बात करें, तो इसे भू समकालिक या भूमध्य रेखीय कक्षा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की भूमध्य रेखा से लगभग 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर और पृथ्वी के घूमने की दिशा का अनुसरण करते हुए गोलाकार भू समकालिक ये कक्षा होती है, ठीक है। और पृथ्वी का के भूमध्य रेखा से 36,000 किलोमीटर ऊपर जो है इसको प्रतिक्षेपित किया जाता है इन उपग्रहों को। ये टेलीविजन या दूरसंचार के लिए विशेष रूप से इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इन उपग्रहों से दुनिया भर में सिग्नल भी भेजा जाता है, यानी कि जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो आपका जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ही भेजी जाती है, ठीक है। रडार और लिडार की हम लोग बात करें, तो रडार की बात करें तो ये आपका एक प्रकार से रडार और लिडार दोनों एक्टिव रिमोट सेंसिंग है। यहाँ पे क्या होता है, जहाँ उत्सर्जन और वापसी के बीच समय की देरी को मापा जाता है, जिससे किसी वस्तु का स्थान, गति और दिशा भी निर्धारित हो। जैसे आप देखते हैं कि जो लड़ाकू विमान वगैरह हो गए, ये जब दूसरे देश की सीमाओं में जाते हैं तो वो किससे पकड़े जाते हैं, तो रडार से। रडार क्या करता है कि स्थान की गति, दिशा, इन तीनों को जो है ये माप करता है, और इसी को बेस बना के क्या है कि जो आपका मिसाइल वगैरह है वो दागे जाते हैं ताकि ये अटैक इसी पे करे। गति समझ जाएंगे तो उसी हिसाब से यहाँ पे आपका मिसाइल जो है छोड़ा जाता है। तो यात्रा करने वाले वाहनों की गति मापने के लिए पुलिस द्वारा उपयोग किया जाने वाले रडार क्या होते हैं, ये सक्रिय रिमोट सेंसिंग का उपयोग इसमें होता है, ध्यान रखिएगा। पैन क्या होता है, ये सिंगल चैनल पंच क्रोमेटिक, इसका इंग्लिश हो जाएगा, इमेजर है। इसे कहा होता है 10 मीटर बेहतर ग्राउंड रेजोल्यूशन का उत्पादन ये करता है, ठीक है। ये पंचवर्ण यानी 5 प्रकार के रंगों का एकल बैंड का उपयोग होता है। इसमें लाल, हरा, नीला, ये तीनों क्या करते हैं, ये स्थानिक स्पेशल रिजोल्यूशन को ये जोड़ते हैं, ठीक है। इससे कोई तरंग दैर्घ्य की विशेष जानकारी भी नहीं पता चलती है। तो रडार, लिडार आपने समझ लिया, जियो स्टेशनरी समझ लिया। यहाँ पे बस इतना याद रखिए, ये 36,000 है इसकी ऊंचाई, इसका जो है 600 यानी 200 से लेके 1000 है। इसे एसएसओ भी कहा जाता है। रडार ये आपका एक्टिव रिमोट सेंसिंग है। ये यात्रा करने वाले वाहनों को जो पुलिस यूज करती है कि भाई कितना स्पीड है, तो वो उसमें यूज किया जाता है। द गामा वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट वेरीज बिटवीन, यानी सहसंबंध गुणांक में जो गामा का मान है ये किनके बीच वेरी करता है, ठीक है। तो ये देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है लेकिन कठिन भी है। क्यों? क्योंकि जब आप पढ़े नहीं होंगे तो कठिन होगा, अगर आप थोड़ा भी ध्यान दिए होंगे ये डायरेक्ट आपका क्वेश्चन में ही मेंशन किया गया। सहसंबंध गुणांक हमने आपको कराया भी है, जो आपका कोर्स है, कोर्स में इसका पूरा वीडियो भी है, पीडीएफ भी है। ये आपका +1 से -1 तक ये वेरी करता है, जो गामा का मान होता है, ठीक है, सहसंबंध गुणांक का मान। अब कैसे करता है आगे देखिए, इस पे कई बार प्रश्न पूछे भी गए हैं। ये पियर्सन का जो सहसंबंध गुणांक है, 2 चरों के रैखिक जुड़ाव का एक माप करता है, ठीक है। और इसी पे आपका ये गामा है, और यहाँ देखिए इसका मान -1 से +1 तक ये वेरी करता है। एक चर के दूसरे चर के साथ बढ़ने या घटने की प्रवृत्ति यहाँ पे सहसंबंध गुणांकों में दिखाई जाती है, ठीक है। नकारात्मक मान का मतलब क्या हुआ, एक चर के मूल्य दूसरे
चर के मूल्य में कमी के साथ जुड़ी हुई होती है या इसके विपरीत होती है, दोनों एक दूसरे से, ठीक है। जब प्लस दिखाया जाएगा तो यानी कि मजबूत संबंध है, और माइनस दिखाया जाएगा तो यानी कि मजबूत नकारात्मक है। तो -1 जो है ये सबसे ज़्यादा मजबूत नकारात्मक है, +1 जो है ये सबसे ज़्यादा सकारात्मक संबंध है। तो कई बार पूछे गए कौन सा संबंध ये दिखा रहा है, यदि +1 है तो किस तरह का संबंध है, तो ये मजबूत सकारात्मक है। 0 पर या उसके करीब यदि सहसंबंध गुणांक का मान 0 हो जाए तो इसका मतलब क्या हो गया, कोई संबंध नहीं है, रैखिक संबंध यहाँ पे कोई रैखिक संबंध नहीं दर्शाता है, ठीक है। और ठीक एक के मान का अर्थ क्या है कि दो चरों के बीच एक पूर्ण सकारात्मक संबंध है। एक चर में क्या होता है, धनात्मक वृद्धि के लिए दूसरे चर में भी धनात्मक वृद्धि होगी। -1 का मतलब क्या हुआ, दोनों में पूर्ण ऋणात्मक संबंध है। इससे क्या पता चलता है कि विपरीत दिशाओं में चर जो है एक दूसरे से जा रहे हैं। यदि एक चर में सकारात्मक वृद्धि के लिए दूसरे में कमी है तो यहाँ देखिए दिया है कि यदि 0 है तो कोई रैखिक संबंध नहीं है। तो माइनस में क्या है कि यहाँ पे दोनों एक दूसरे से विपरीत जा रहे हैं। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, सकारात्मक संबंध में एक चर का मान दूसरे चर में वृद्धि के साथ क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, तो आपका क्या होगा, सकारात्मक होगा। और सकारात्मक सहसंबंध गुणांक 1 होता है। नकारात्मक की बात करें तो इसमें एक चर के मूल्यों में कमी होती है और दूसरे के चर में मूल्यों में वृद्धि, एक में कमी एक में वृद्धि। उस स्थिति में जो सहसंबंध गुणांक होगा ऋणात्मक होगा और ये -1 होगा। 0 में क्या होता है कि इसमें एक और स्थिति होती है कि जब दो चरों के बीच कोई विशेष संबंध नहीं होता, तो इसका मतलब मान 0 हो गया। अब देखिए ये वाला फिगर जो है यूजीसी नेट में और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा गया, देखिए ये फिगर बना के पूछा गया, ध्यान रखिएगा। अगर इस तरह से आपको दिखाया रहा है तो ये क्या है, ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन को दिखा रहा है, ठीक है। तो यानी कि आप यहाँ से देखिए, जो चतुर्थांश आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, तो यहाँ पे कह रहा है कि जब इस तरह से आपका दिखाया गया, तो ये क्या है, ये पॉजिटिव कोरिलेशन को दिखा रहा है ये पूरा। और यही यदि उल्टा कर दिया जाए, इसके बजाय आपका देखिए ये वाला हो जाए, ठीक है, ये तो ये क्या है, ये नेगेटिव कोरिलेशन को दिखा रहा है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये 0 मान लीजिए आप, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो जब 0 से आप इधर, ठीक है, कोरिलेशन दिखाया गया, तो यहाँ पे आपको कोई दिमाग लगाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। बस इतना समझिए कि जब आपका इस तरह से पैटर्न मिलेगा, ठीक है, तब आप कहेंगे सकारात्मकता है। जब आपका पैटर्न ऐसे रहेगा, यानी कि इसका केंद्र से कोई लेना, केंद्र का मतलब 0 से कोई लेना देना न रहे, ठीक है, तो आप क्या कहिएगा, ये नकारात्मक है। यहाँ पे आप 0 मान के चलिए, और यहाँ से जब लेना देना रहे तो आप कहिए सकारात्मक है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब फिगर से यहाँ पे देख लीजिए, और यही आपके एग्जाम में 1-2 प्रश्न यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। ये देखिए आपका परफेक्ट पॉजिटिव, एकदम सीधा रिलेशन दिख रहा है, तो ये आपका परफेक्ट पॉजिटिव है। अब इसमें देखिए आपका स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है तो सीधा ही, लेकिन यहाँ पे कुछ वेरिएशंस हैं, ठीक है। इसमें देखिए आपका जो, अब मान लीजिए यहाँ पे बस्तियां हैं कोई, ठीक है, आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि कोई बस्ती है, यहाँ पे आपका एक दूसरे से नज़दीक है, और ये कोई नदी है और यहाँ से इनको पानी की सप्लाई देनी है, तो जो पास वाले हैं इनके आपस में यहाँ पे बनेगी भी, और कोरिलेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये आसानी से प्राप्त कर ले रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ लोग कहे नहीं भैया हम यहाँ नहीं, यहाँ बनाएंगे, तो ये क्या हो गया, थोड़ा सा कमजोर हुआ, तो यानी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे अधिवास जो है ये दूर दूर बना लिया गया, तो क्या होगा, ये दूर हो जाएगा, यानी कि वीक पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया। अब यहीं पे यदि कोई पैटर्न आपको ना मिले, जैसे यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी कि इसमें आपको कोई पैटर्न दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो आप इसका मतलब मान क्या समझेंगे, 0 समझेंगे। और ये कैसा होगा, ये कोई संबंध नहीं, ठीक है, कोई कोरिलेशन नहीं, नो कोरिलेशन, क्योंकि यहाँ पे आपका ये है। अब यहाँ पे आपका मान लीजिए जल का स्रोत है, अब यहाँ से पानी की सप्लाई देनी होती, सीधे रहते तो आसानी से जाती। अब यहाँ पे इनको पाइप अलग से बिछानी पड़ेगी, यहाँ के लिए करनी पड़ेगी, ठीक है। एक एग्जाम्पल के रूप में समझा रहा हूँ, ये मत समझिएगा कि पाइप और पानी का यहाँ पे कुछ है, बस आपको समझने के लिए। अब यहीं से जैसे आप 0 से आगे आएंगे तो एक पैटर्न बदलता हुआ दिखिएगा,
ठीक है, इस तरह से आपका ये शिफ्टिंग हो जाएगी। तो यानी कि आपका ये वीक निगेटिव कोरिलेशन है, को निगेटिव कोरिलेशन है लेकिन थोड़ा कमज़ोर है। और यहाँ पे देखिए एक निश्चित पैटर्न दिखेगा, तो ये स्ट्रांग है और एकदम परफेक्ट लाइन दिख गई तो आप क्या बोलेंगे, परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन है। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, बस आप देखिए और थोड़ा समझते हुए चलिए तो आप क्लियर कर लेंगे। अब देखिए दिया गया डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट एंड एरियल फोटोग्राफ्स इज 15 centimeter, having the corresponding distance on the topographical map with a scale of 2 centimeter to 1 kilometer is 18 centimeter. Find out the RF. ठीक है, RF यहाँ से आपको निकालना है। दिया गया है कि एक हवाई फोटोग्राफ पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर से 1 किलोमीटर के पैमाने पर स्थलाकृतिक मानचित्र का संबंधित दूरी 18 सेंटीमीटर है। तो RF का मान निकालना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1:16 60,000 होगा। कैसे होगा आगे देखिए, यहाँ सॉल्व ऐड कर दिया गया है। इसमें देखिए दिया गया है कि जो RF निकाला जाता है कैसे, मैप डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस, यानी कि जो मानचित्र पर दूरी है और जो धरातल पर दूरी है। ठीक है, यहाँ पे जो दे रखा है कि मानचित्र पे जो दूरी है वो आपका 2 सेंटीमीटर है और धरातल पे जो दूरी है ये आपका 1 किलोमीटर है। तो किलोमीटर को आप सेंटीमीटर में बदल लीजिए। ठीक है, तो इसमें आपका 1 लाख हो जाएगा। तो इसको आप इससे डिवाइड कर दीजिए तो ये आपका 2×5=10 हो जाएगा, यानी 50,000। तो 1/50,000 लिखिए या 1:50,000 लिखिए। ठीक है, ये तो अभी केवल नॉर्मल लिख रहा। ठीक है, तो मेजर द डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन एरियल फोटोग्राफ। अब कह रहा है कि फोटोग्राफ में जो दूरी है दो बिंदुओं की ये कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। अभी क्या था, यहाँ पे फिर से आ जाइए। ये कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर से 1 किलोमीटर के पैमाने पर जो टोपोग्राफिकल टोपो सीट पे जो है वो आपका कितना है, 2 सेंटीमीटर है। और कितने पे, आपका धरातल पे जो है ये 1 किलोमीटर शो करता है, टोपोग्राफी पे 2 सेंटीमीटर। तो RF यहाँ से इसका निकालेंगे, 2 सेंटीमीटर बचे 1 किलोमीटर, वही हमने निकाला वहाँ पे ऊपर। तो यहाँ पे आपका 2 बटे हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1 किलोमीटर में आपका 1 लाख हो जाएगा सेंटीमीटर। और इसी को यहाँ पे काट देंगे, ये 2:50,000 आ गया। ठीक है, वही यहाँ पे कह रहा है कि जो आपका हवाई फोटोग्राफ यानी जो एरियल फोटोग्राफ है वहां पे जो दो बिंदु हैं उनके बीच की दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, और मेजर द डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन द मैप इज 18 सेंटीमीटर। यानी कि कह रहा है कि यहाँ पे जो टोपोग्राफिकल पे डायरेक्ट आपको माप का दिया गया है ये आपका कितने दूरी है, 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले स्केल ऑफ एरियल फोटोग्राफ, जो एरियल फोटोग्राफ है उसका स्केल आपको निकालना है और यही निकालना ही है आपको। ठीक है, और स्केल ऑफ मैप यानी टोटल जो मानचित्र है उसका स्केल। पहला स्केल क्या है, एरियल फोटोग्राफ का स्केल, और दूसरा यहाँ पे आपका मैप का स्केल। दोनों को यदि हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो ये आपका RF बराबर मैप ऑफ डिस्टेंस और फोटो डिस्टेंस। ठीक है, ऐसे निकल आएगा। तो चूंकि यहाँ पे आपका ये स्केल ऑफ एरियल फोटोग्राफ यही निकालना है आपको, इसी को RF के रूप में आपको निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैप का स्केल कितना है, 1:50,000 है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 50,000 हो जाएगा। और मैप पे जो डिस्टेंस है यहाँ पे दिया गया मानचित्र पे, स्थलाकृतिक मानचित्र पे डिस्टेंस कितनी है, 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, और जो एरियल फोटोग्राफ है उस पे जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो इसको हमने क्या निकाला, सबसे पहले हम लोगों ने मैप स्केल का कैलकुलेशन किया कि एक हमको जो टोपोग्राफी सीट है उसका स्केल पता चल जाए वो कितने पैमाने पे है। तो इसने पहले ही बता दिया 2 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर मैप पे 1 किलोमीटर धरातल पे दिखाई रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये निकल गया 50,000। और 18 सेंटीमीटर में इसने कहा कि टोपोग्राफी सीट पे जो दिया गया है वो आपका 18 सेंटीमीटर मेंशन है, और जो एरियल फोटोग्राफी में दो पॉइंट के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो फोटो में डिस्टेंस और मैप पे डिस्टेंस डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अब इसको यहाँ जब इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर गुणा होता है। ठीक है, यदि इसको आप ले आएंगे तो इधर क्या होगा, 18 सेंटीमीटर यहाँ पे नीचे आएगा तो ये भाग होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18 × 50,000 बटे 15। ठीक है, अब यहाँ से काट दीजिए, 3×6 = 18
और ये 3 पचे 15 कट जाएगा। ठीक है, 5 से इसको काट दीजिए, यहाँ पे 5 दहा में 50 यानी 10,000 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 60,000 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो दिया गया है कि स्केल ऑफ एरियल फोटोग्राफ, यानी कि जो आपका हवाई फोटोग्राफी है उसका जो मापक निकल आया ये आपका कितना 60,000 आ गया। ठीक है, अब इसको यदि आप पैमाने के रूप में लिखेंगे आरएफ के रूप में तो ये आपका क्या हो जाएगा 1:60,000। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक अनुपात है 60,000 आ जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पे 18 की जगह 10 दिया रहा है, तो सब ऐसे ही आपको करना है। एक देखिए आपका क्वेश्चन जो है पिछली बार यहाँ से पूछा गया था, यूजीसी में ही आई थिंक पूछा गया है। अगला देखिए दिया गया द बेस्ट फिट कर्व इन बाईवेरिएट रिलेशनशिप कैन बी सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स, यानी कह रहा है कि जो द्विचर संबंध होते हैं यानी बाईवेरिएट रिलेशनशिप होता है इसका सबसे फिट वक्र चयन किसके आधार पर किया जाता है, रिग्रेशन मेथड से, स्कैटर प्लॉटिंग से, ट्रेंड लाइन से, या फिर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से। ये किससे किया जाता है, इसमें देखिए दिया गया द बेस्ट फिट कर्व बाईवेरिएट रिलेशनशिप कैन बी सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स, यानी जो द्विचर संबंध होता है इसका सर्वोत्तम फिट जो कर्व होता है वक्र होता है इसका चयन किसके आधार पर किया जाता है, ये आपका किया जाता है स्कैटर प्लॉटिंग के द्वारा जो है बाईवेरिएट रिलेशनशिप का जो बेस्ट फिट कर्व जो है ये इसी के बेस पे सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, कैसे किया जाता है आगे और एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। ठीक है, जो बाईवेरिएट वर्णनात्मक प्रदर्शन या भूखंड के ये क्या करता है दो चरों के बीच संबंध को प्रकट करने के लिए डिजाइन किया जाता है। यहाँ से ये सब आप पढ़ लीजिएगा पूरा क्योंकि इसको प्रोवाइड करा दिया जाएगा आप लोगों का। तो देखिए यहाँ पे जो स्कैटर्ड प्लॉटिंग की हम लोग बात कर रहे थे, तो स्कैटर प्लॉटिंग में क्या होता है कई सी प्रतीकों का उपयोग किया जाता है और इसमें दो चर का मान जो प्रदर्शित किया जाता है, जहाँ एक चर का मान एक्स अक्ष पे, ठीक है, और दूसरा जो है कहाँ पे आपका वाई अक्ष पे। ठीक है, दो एक्सिस यहाँ पे मान लीजिए ये एक्स है ये वाई है, इन्हीं दोनों पे क्या है ये प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, परंपरागत रूप से आश्रित या प्रतिक्रिया चर को क्या किया जाता है ऊर्ध्वाधर या वाई अक्ष पे प्लॉट किया जाता है। जो स्कैटर प्लॉटिंग में यानी जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं उसको वाई अक्ष पे, वाई एक्सिस पे, और जो स्वतंत्र चर होते हैं ठीक है ये आपके एक्स एक्सिस पे प्लॉट किए जाते हैं। सम्मेलन को क्षैतिज या एक्स अक्ष चर पहले और वाई अक्ष चर दूसरे सूचीबद्ध करके यहाँ पे लगाया जाएगा। इसमें देखिए जो प्रतिगमन वृत्त था यहाँ पे जो दिया गया यानी रिग्रेशन और ट्रेंड लाइन, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। रिग्रेशन निवेश और अन्य विषयों में उपयोग किए जाने वाली एक सांख्यिकीय पद्धति है जो क्या करती है ये आप आमतौर पर डिपेंडेंट जो वेरिएबल्स होते हैं या अन्य जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी एक श्रृंखला के बीच संबंधों को ये आपका प्रदर्शित करती है। और जो रिग्रेशन है इसको आपने देख लिया है, कोफिशिएंट गुणांक जो है -1 से +1 के बीच होती है, ये आपने देखा ही था। जीरो क्या है, इसमें कोई सा संबंध नहीं है, ये दर्शाता है। -1 जो है ये नकारात्मकता और +1 जो है पूर्ण सकारात्मकता यानी परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन को दर्शाता है। अगला देखिए मैच कराना है, सैटेलाइट है और ये किस देश से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे है क्विकबर्ड है, स्पॉट है, रिसोर्सैट है और आपका मेटियोसैट है। ठीक है, यहाँ पे जो क्विकबर्ड है ये आपका किससे रिलेट करता है, ये अमेरिका की सैटेलाइट है। स्पॉट जो है स्पॉट आपका ये फ्रांस की है। रिसोर्सैट ये आपका जो है इंडिया की है और मेटासैट ये आपका यूरोप की है। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका ऑप्शन बन रहा है एक का 4 हो गया, इसका 4 हो गया, ये आपका 2 हो गया, इसका 3 हो गया, इसका 1 हो गया। 4 2 3 1 यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया भी गया क्विकबर्ड जो है ये आपका मैक्सार सेंसर को यानी 18 अक्टूबर 2001 को ये आपका बेडनबर्ग एयरफोर्स बेस कैलिफोर्निया से यूएसए में सफलतापूर्वक ये प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, इसका रेजोल्यूशन ये हाई रेजोल्यूशन वाला उपग्रह भी था। यहाँ पे देखिए 2015 में कक्षा के 6 के बाद पुनः इसको प्रस्तुत किया गया था।
रिसोर्स साइट की हम लोग बात करें तो ये आपका रिसोर्स साइट 1 जो है ये IRS P6 के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका इसरो के द्वारा जो है ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भी है, ठीक है, और इसरो का ये 10वां उपग्रह था IRS का, ठीक है, इंडियन रिमोट सेंसिंग का। स्पॉट के बारे में बात करें तो स्पॉट जो है स्पॉट 1 को फ्रेंच स्पेस एजेंसी CNES जो है ये सेंट्रल नेशनल, ठीक है, इसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। इसने वास्तव में भविष्य का आविष्कार किया था क्योंकि यह इस समय उच्च हाई रेजोल्यूशन का ऑप्टिकल उपग्रहों में से एक था। 1977 में इसको जो है लॉन्च किया गया था। मेटासाइट की हम लोग बात करें तो ये आपका यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि ESA द्वारा लॉन्च किया गया। यह एक आपका जियो स्टेशनरी टाइप का है यानी भू स्थिर मौसम उपग्रह है। अब कंपनी मेटासेट द्वारा संचालित होता है, यानी मेटियोसेट जो है का नवीनतम संस्करण जून 1988 में लॉन्च किया गया था। यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द मोस्ट सुटेबल टू शो द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ रिलेटेड फेनोमेना। कह रहा है कि बड़ी संख्या में संबंधित परिघटनाओं के भौगोलिक वितरण को, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ रिलेटेड फिनोमेना को ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में शो करने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? दंडारेख, बिंदुकित मानचित्र, ओगिव है या फिर लाइन ग्राफ? ओगिव है, डॉट मैप है, बार ग्राफ है, ठीक है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जो बड़ी संख्या में है उनको लार्ज नंबर ऑफ रिलेटेड फिनोमेना को ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में शो करने के लिए डॉट मेथड का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं जनसंख्या क्या है, वो लार्ज नंबर पे है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो आपका डॉट मेथड है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। डॉट मैप के क्या गुण होते हैं, यानी कि इसके फायदे क्या हैं। तो ये आपका वितरण मानचित्र बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। निरपेक्ष आकृति दिखाया जाता है इसमें, ठीक है, और ये आपका इसमें बिंदु गिनकर डेटा में बदला जा सकता है। तो सेट मैपिंग को भी यहाँ पे बिंदुकित नक्शे में नहीं बदला जा सकता, जबकि जो डॉट मैप है, ठीक है, इनको क्या किया जाता है, इनको सेड मैप में बदला जा सकता है। लेकिन जो सेड मैप है, छायांकित मैप है, इनको आप जो है डॉट में नहीं चेंज कर सकते हैं, लेकिन डॉट मेथड को सेड में चेंज कर सकते हैं। क्या इनके नुकसान है ये समझिए कि इसमें इसको बनाने के लिए बहुत मेहनत यानी प्रैक्टिस चाहिए। घनत्व और प्रतिशत जैसे सापेक्षिक डेटा दिखाने के लिए ये आपका क्या है, उतना उपयुक्त नहीं, यानी डेंसिटी दिखाना है तो आप डॉट मेथड को नहीं यूज कर सकते। कभी कभी एक प्रभावी डॉट मैप बनाने के लिए पर्याप्त डेटा भी नहीं होता, क्योंकि इसमें डेटा चाहिए इनको बनाने के लिए। एक आदर्श बिंदु मानचित्र हमें बनाने के लिए जो है ये हमें कई अन्य मानचित्र जैसे राहत, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति आदि की आवश्यकता होगी। और जो डॉट मैप होते हैं ये दिया गया उचित भौगोलिक ज्ञान के बिना, यानी कि जब आपको डॉट मैप बनाना है, जैसे जनसंख्या के बारे में जब हम लोग बनाते हैं तो जनसंख्या में आप जिस एरिया का बना रहे हैं उसका प्रॉपर आपको जानकारी होती है पॉपुलेशन की। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको पॉपुलेशन की जानकारी है नहीं और आप डॉट मेथड बनाएंगे कि भैया यहाँ पे इस नदी के किनारे बहुत ज़्यादा सघन जनसंख्या पाई जाती है। ये एक आपका जो है कल्पना है कि जाहिर सी बात है कि नदी को जो किनारा है यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी का मैदान भी पाया जाएगा तो जनसंख्या का संकेंद्र पाया जाएगा। लेकिन यदि आपको यहाँ पे डाटा प्रॉपर नहीं पता है तो आप इसको उतना ज़्यादा मात्रा में या उतना अच्छे ढंग से उतना सही से नहीं बना सकते हैं, ठीक है। वही यहाँ पे कह रहा है कि इसके लिए भौगोलिक ज्ञान के साथ साथ जो है आपके पास डाटा होने चाहिए। डाटा नहीं है तो नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें इतना ही, तो ये टोटल आपका जो है हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए ये भी ऐड है, इसको आप देख लीजिएगा क्योंकि PDF में प्रोवाइड करा दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। इसके अलावा देखिए आप जो भी कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं ज्योग्राफी से रिलेट करके, तो ये आप जो है प्ले स्टोर से जाके GS बाय दिवाकर करके ऑनलाइन GS बाय दिवाकर कोई भी सर्च करेंगे ऐप मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ फ्री टेस्ट भी है, NCERT का भी आपको वहाँ पे 60 नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।